बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students, today we are going to start the next article of our chapter of book class 10th biology, and the name of the article is Disorders of Skeletal System. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मसल एंड मूवमेंट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक्चुअली कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड बेसिकली मसल एंड मूवमेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसकी डिटेल के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आज आप जानते हैं कि हमने डिसऑर्डर्स की बात करनी है, यानी प्रॉब्लम्स की। डिसऑर्डर मींस प्रॉब्लम, कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी क्या रीजंस हैं और कितनी तरह की प्रॉब्लम हैं जो बेसिकली हमारे इस सिलेबस में हमें दी गई हैं, जिनको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, होता कुछ इस तरह है स्टूडेंट्स के स्केलेटल सिस्टम में बेसिकली एक एज फैक्टर जो है वो बहुत कॉमन है, जिस वजह से हमारे स्केलेटल सिस्टम में बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है और प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारा स्केलेटल सिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं, 206 बोन्स से मिलकर बना हुआ है, और बोन्स जो हैं ये बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर कंसीडर्ड होती हैं, जिनमें हम जानते हैं कि कैल्शियम एंड फास्फोरस जो कि बेसिक मिनरल्स हैं वो मौजूद होते हैं। उसके अलावा कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो हमारी बोन्स में मौजूद होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके बावजूद भी बोन्स में प्रॉब्लम आती हैं, और स्केलेटल सिस्टम में आज हम यही डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और वो क्यों आती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, जिसको आप डिसऑर्डर की बजाय प्रॉब्लम्स का नाम भी दे सकते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। देखिए, हमारे पास यहां पे दो तरह की प्रॉब्लम है। एक हमारे पास स्टूडेंट आर्थराइटिस है, ठीक है, और जो सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, दो तरह की प्रॉब्लम हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दी गई हैं। आप अगर अपने बुक के पेज नंबर 64 पर आए तो 64 के बॉटम पर आपको ऑस्टियोपोरोसिस और 65 पर आर्थराइटिस जो प्रॉब्लम है वो नजर आ जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस जो है स्टूडेंट्स, ये पहले हम डिस्कस करेंगे
ठीक है जी। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? देखिए, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि एडल्ट्स में, यानी जो जवान होते हैं, या मोस्टली ये ओल्ड वुमेन्स में होती है, या तो एडल्ट्स में या ओल्ड वुमेन्स में। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स, हमारी बोन्स में कैल्शियम एंड फास्फोरस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यानी एक नॉर्मल लेवल पर होती है, जिस वजह से हमारी बोन्स स्ट्रांग रहती हैं। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली हमारी जो बोन्स हैं, उन बोन्स की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, डेंसिटी के रिड्यूस होने की एक बेसिक रीजन हमारी बोन्स की, वो कैल्शियम आयंस एंड फास्फोरस, या बल्कि हम इसे कैल्शियम ही लिख लें क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ कैल्शियम लिखा गया है। कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? मिनरल्स। ये क्या होते हैं? मिनरल्स। तो कैल्शियम एंड फास्फोरस जो हमारे पास मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स की बेसिकली क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी यानी रिडक्शन हो जाती है, कमी हो जाती है, और इसी की वजह से बोन्स जो हैं उनमें बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि बोन्स वीक हो जाती हैं। इसकी रीजंस में हमारे पास ये रीजन भी आ जाती है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। कौन सी प्रोटीन? तो बेसिकली जिस प्रोटीन की यहां बात की जा रही है वो कोलेजन फाइबर्स हैं। ठीक है, इनकी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? बेसिकली डेफिशिएंसी, रिडक्शन, कमी। इन्हीं वजूहात की वजह से बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये ऑस्टियोपोरोसिस नामी जो डिजीज है वो एक्चुअली अकर होता है। लेकिन मैं आपको फिर ये एक बात हाईलाइट करता चलूं कि स्टूडेंट्स, मोस्टली ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो ओल्ड वुमेन्स में जो है वो कॉमन है। ठीक है, एडल्ट्स में इसका रेट इतना हाई नहीं है जितना ओल्ड वुमेन्स में, या आप कह लीजिए एजेड वुमेन्स में ये है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस। आइए अब हम कुछ बुक से देखते हैं, कुछ रीडिंग से सुनते हैं, और अगर कोई ऐसी टर्म है जो बताने वाली है तो आपको उसके बारे में भी गाइड किया जाएगा। और क्योंकि यहां पर स्पेशल हाईलाइट ओल्ड वुमेन्स को किया गया है, तो मैं यहां पर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहूंगा, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, एक साइकिल होती है जो कि एक फीमेल की बॉडी में एक रेगुलेशन के साथ चल रही होती है। उस पे भी ऑस्टियोपोरोसिस में इफेक्ट पड़ता है, या आप यूं कह लीजिए उसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं। और यहां पर हम फीमेल से रिलेटेड एक हार्मोन की भी डिस्कशन करेंगे विच इज कॉल्ड ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये हार्मोन हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था। बेसिकली ये हार्मोन फीमेल की बॉडी में मौजूद होता है और एक्टिव होता है, जिसका बेसिकली काम फीमेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एक्टिवेट करना होता है। अब वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, आप जाके उसे एक दफा रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ईस्ट्रोजन का फंक्शन हम रिलेटेड टू बोन्स भी पढ़ेंगे फीमेल। तो आइए रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जी, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? बेसिकली इट इज अ बोन डिजीज इन एडल्ट्स, स्पेशली इन ओल्ड पीपल। इट इज मोर कॉमन इन ओल्ड वुमेन। ठीक हो गया जी। इन ऑस्टियोपोरोसिस देयर इज अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन्स
जो मैसिव स्ट्रक्चर होता है बोन्स का वो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। आगे साथ ही रीजन बताई गई, ड्यू टू द लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, यानी ये दोनों हमारे पास कैल्शियम एंड फास्फोरस क्या हैं, मिनरल्स हैं। इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से, इट मे बी ड्यू टू द मेलन्यूट्रिशन। मेलन्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को मेलन्यूट्रिशन कहा जाता है। और बेसिकली प्रोटीन के लिए, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसके लिए मेलन्यूट्रिशन की टर्मिनोलॉजी हम 9th क्लास में पढ़कर आए थे। अगर आपको याद हो, हमने वहां पे मेलन्यूट्रिशन से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें प्रोटीन रिलेटेड डिजीजेस की बात भी डिस्कस हुई थी। ठीक है, ब्रैकेट में यही लिखा गया कि लैक ऑफ प्रोटीन्स। अब आप देख सकते हैं यहां पे वर्ड प्रोटीन के साथ एस को लगाया गया है। इट मींस दैट ये एक से ज्यादा प्रोटीन्स हो सकती हैं, लेकिन जो कॉमन प्रोटीन है जो हम चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, इट इज कोलेजन फाइबर। और इसके साथ क्या है, विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी इज आल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, ये इसका सेकंड नेम है। ठीक है जी, या केमिकल नेम है। दूसरी बात क्या बताएगी जी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, यानी फिजिकली तौर पर काम ना करने की वजह से उसमें लैकनेस हो जाती है। या डेफिशिएंसी ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, या ईस्ट्रोजन हार्मोन की क्या होना, डेफिशिएंसी होना। देखिए ईस्ट्रोजन हार्मोन का एक बेसिक फंक्शन जो है वो बोन से रिलेटेड भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ऊपर ब्लू कलर का जो पैराग्राफ है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो उसमें यही लिखा गया है कि ईस्ट्रोजन का एक काम ये भी है कि उसने मिनरल्स को बोन्स में डिपॉजिट करवाना होता है। क्या करवाना होता है, डिपॉजिट। और क्योंकि ये फीमेल बॉडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक्टिवनेस शो करता है, तो और यहां पे क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में हम ओल्ड वुमेन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो हम यहां पर वुमेन से रिलेटेड बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ बताना चाहता हूं। तो ये स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक साइकिल होती है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर चलती है इन फीमेल बॉडी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, हत्ता कि वो साइकिल रुक जाती है, जिसको मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, स्टॉप हो जाना। ठीक है, और मैं अगर इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको बताता चलूं जो आपके सुनने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको बताया मेनोपॉज, ठीक है, जो कि बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉप होने को, रुकने को कहते हैं। ठीक है जी, और इसमें एक एज पीरियड अगर देखा जाए या एज देखी जाए उसका टाइम पीरियड, तो 40s या 50s में बेसिकली इस एज में फीमेल की बॉडी में ये मेनोपॉज लगता है, ये साइकिल रुक जाती है। और अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहां पे एवरेज रेट 51 ईयर्स का है। ठीक है, ये गूगल से सर्च की गई जो है वो इंफॉर्मेशन है, आप इसको एक नजर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको ये यहां पर बताई गई है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्योंकि इसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन की हम बात कर रहे हैं फीमेल रिलेटेड, तो फीमेल की बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस हैं जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन पर इफेक्ट पड़ता है। तो वो बेसिकली ये साइकिल होती है, जब ये स्टॉप हो जाती है तो इसकी वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। और क्योंकि उस हार्मोन में बेसिकली बोन्स के अंदर कैल्शियम या कह लीजिए मिनरल्स को डिपॉजिट करवाना है, तो जब ये हार्मोन अफेक्टेड होगा तो बेसिकली बॉडी में जो बोन्स हैं उनमें भी प्रॉपर स्टोरेज नहीं होगी, किसकी, मिनरल्स की। इसीलिए फीमेल बॉडी के ऊपर बेसिकली, या आप ओल्ड वुमेन्स कह सकते हैं क्योंकि एज भी डिटरमिन कर दी गई है, बहुत ज्यादा क्या होता है, अफेक्ट होता है।
आगे कहा जा रहा है जी कि इन ओल्ड एज देयर इज डिक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की डिक्रीज सिक्रेशन होती है, यानी बहुत कम सिक्रेट होता है। और वैसे भी अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो हमने प्रीवियस चैप्टर में सोमैटोट्रोफिन या सोमैटोट्रोफिक हार्मोन की बात की थी, जो ग्रोथ हार्मोन है। और ग्रोथ की एक स्पेसिफिक एज होती है जिसमें वो ग्रोथ नॉर्मली होती है। अगर वो एबनॉर्मली सिक्रीशन उस हार्मोन की हो तो क्या चेंजेस आती हैं, हमने वो डिजीजेस के नाम जो थे वो प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, आप उन्हें एक दफा जाकर देख सकते हैं। एंड इट आल्सो लीड्स टू डिक्रीज द डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन बोन मैट्रिक्स। और जाहिर सी बात है, जो डिपॉजिट होना है बोन्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, मिनरल्स में, उसकी भी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास था ऑस्टियोपोरोसिस का टॉपिक। अब हम सेकंड स्केलेटल सिस्टम की प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे, जिसको बेसिकली हमने क्या नाम दिया है, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है स्टूडेंट्स? ये बेसिकली हमारे पास अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो इट मींस दैट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। प्रॉपर तो नहीं है इसकी डेफिनेशन, लेकिन कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जिनको आपस में ऐड करके हम इसकी एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि आर्थराइटिस क्या है। आर्थराइटिस बेसिकली हमारे जॉइंट्स में, हमारे जोड़ों में जो इन्फ्लेमेशन होती है, यानी सोजश। इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं जी, सोजश को कहते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जॉइंट्स की स्टिफनेस भी हो जाती है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफनेस का मतलब कि उनमें सख्ती आ जाती है। क्या आ जाती है, सख्ती आ जाती है। ठीक है, और सख्ती इस हद तक होती है कि इसकी कुछ टाइप्स अब हम डिस्कस करने जाएंगे, जिसमें हम ये पढ़ सकते हैं या पढ़ने लगे हैं कि होता कुछ इस तरह है कि जो स्टिफनेस है, सख्ती है, वो जॉइंट्स में इस हद तक चली जाती है कि आपकी कुछ जो मूवेबल बोन्स हैं, कौन सी बोन्स, मूवेबल बोन्स नहीं तो आप जॉइंट कह लीजिए, मूवेबल जॉइंट्स जो हैं वो इस हद तक उनमें चेंजेस आ जाती है, इतनी स्टिफनेस आ जाती है कि वो आपके मूवेबल से इनमूवेबल जॉइंट्स बन सकते हैं। इनमूवेबल जॉइंट्स का मतलब कि वो बेसिकली फिक्स्ड हो जाते हैं और फिर उनकी मूवमेंट प्रॉपरली नहीं होती। ये चेंजेस हैं जो कि आर्थराइटिस नामी डिजीज में आते हैं। तो इसकी स्टूडेंट्स अगर हम बात आर्थराइटिस की टाइप्स की करें, यानी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, ये हमारे पास स्टूडेंट्स 3 टाइप्स यहां पे दी गई हैं। नंबर 1 ऑस्टियो आर्थराइटिस, ठीक है। नंबर 2 जो सेकंड हमारे पास टाइप है, इट इज रूमाटॉइड। क्या वर्ड है, रूमाटॉइड। इसकी स्पेलिंग भी एक दफा बुक पे देखिए और इसको पढ़ना भी देखिए। रूमाटॉइड 3 जगह स्प्लिट करिए, RHEU, ठीक है, RHEU, रूमाटॉइड, TOID। तो रूमाटॉइड ये आपके पास सेकंड टाइप आ जाती है किसकी, आर्थराइटिस की, ठीक है। और लास्ट आपके पास आती है स्टूडेंट्स गाउट। क्या वर्ड है, गाउट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बेसिकली 3 टाइप्स हैं आर्थराइटिस की। हम इन्हें एक एक करके देखेंगे। पहले हम आर्थराइटिस के बारे में देखते हैं। आ जाइए पेज नंबर 65 पर। आर्थराइटिस मींस इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, कि आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन ओल्ड एज एंड इन वुमेन। सेम वही बात कि वुमेन्स में या वुमेन में बेसिकली ये होती है।
और ओल्ड एज यानी जब एज बहुत बढ़ जाती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कहा जा रहा है जी कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी इसको जो खसूसियत है जो मिलती है वो ये कि बाय पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स, कि दर्द तो होती है लेकिन उसके साथ साथ जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है, सख्ती बरकरार हो जाती है। और फिर कहा जा रहा है पर्टिकुलरली इन दी वेट बीरिंग जॉइंट्स, वेट बीरिंग जॉइंट्स से मुराद के वो जॉइंट्स जो आपकी बॉडी के वेट को उठा रहे हैं, जैसे हिप जॉइंट, ये आप देख सकते हैं ये हिप है तो उसके ऊपर का सारा वेट इसने बियर किया हुआ है। एंकल जॉइंट जो आपका नीचे पांव में है एंकल, उसने उसके ऊपर वाला जो वेट है उसको बियर किया हुआ है, एटसेट्रा। तो ये वेट बीरिंग जॉइंट्स जो हैं बेसिकली इनमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है। यहां तक ऑर्थराइटिस के बारे में लिखा गया। फिर ट्रीटमेंट का बताया गया कि सिंपल ट्रीटमेंट क्या है आर्थराइटिस की, वो ही अगर आपको पेन हो रही है तो आप मेडिसिन ले लेंगे। तो उन्होंने क्या लिखा कि द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस इंक्लूड पेन किलर, पेन का मतलब दर्द है तो पेन किलर से मुराद क्या होगी, उस दर्द को खत्म करने वाली मेडिसिन। जिस तरह हम अक्सर सर में दर्द होती है तो हम पैनाडोल खाते हैं, बुखार है पैरासीटामोल वगैरह, ये वो मेडिसिन हैं जो कॉमनली यूज होती हैं। लेकिन कभी कभार हमारे सर में दर्द हो तो दर्द होने की वजह से हम ये कहते हैं जी हमें पेन किलर चाहिए, ठीक है, ताकि उस दर्द को कम किया जाए। तो ज्यादातर जो टर्म यूज होती है पेन किलर यानी दर्द को खत्म करने वाली मेडिसिन, एंड एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, क्योंकि हम ऊपर डेफिनेशन में पढ़कर आए हैं कि आर्थराइटिस बेसिकली एक इंफ्लेमेशन है जॉइंट्स की, तो उस सोजश को खत्म करने के लिए जो मेडिसिन है उनको हम नाम देते हैं एंटी। एंटी का मतलब खिलाफ, इंफ्लेमेटरी यानी इंफ्लेमेशन के, यानी इंफ्लेमेशन के खिलाफ मेडिसिन यानी दवाई या अद्वियात। नहीं जी, यहां तक स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है। अब टाइप्स की बात आती है। आप देख सकते हैं उन्होंने 3 टाइप्स को हाईलाइट किया हुआ है। नंबर 1 हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाती है, नंबर 2 रोमाटॉइड आर्थराइटिस और नंबर 3 हमारे पास क्या है, गाउट। अब आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है, इट इज दी डीजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज। डीजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज जो कि जॉइंट्स के दरमियान में मौजूद होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप देखें तो पहली टर्म जो है वो ऑस्टियो है, विच इज समवन रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस, लेकिन इससे ये टाइप बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में हमने बेसिकली हाईलाइट किया है बोन्स को, जॉइंट्स को, ठीक है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमने बेसिकली कार्टिलेज को हाईलाइट किया है और जॉइंट्स में जो कार्टिलेज आ जाता है उसकी बात यहां पर की जा रही है। दूसरा, इसमें लुब्रिकेशन प्रोडक्शन कम हो जाती है। एक तो है डिजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज, दूसरी बात क्या है, लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट्स प्रोडक्शन कम हो जाती है। लुब्रिकेंट्स क्या होती हैं जी, चिकना करने वाला जो मादा होता है, ठीक है, स्लिपरी, वो इसमें उसकी रिडक्शन हो जाती है। ये बेसिक 2 बातें हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती हैं। तो आइए देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। इट इज ड्यू टू द डीजेनरेशन इन द कार्टिलेज प्रेजेंट इन द जॉइंट्स, एक ये बात है, या फिर ड्यू टू द डिक्रीज्ड लुब्रिकेंट प्रोडक्शन एट जॉइंट, के जॉइंट में बहुत डिक्रीज हो जाता है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या है बेसिकली आपको भी बताया गया, चिकना करने वाला मादा जो इनके दरमियान में, जो जॉइंट्स के दरमियान में मौजूद होता है। फिर कहा जा रहा है इन दिस आर्थराइटिस, इस आर्थराइटिस में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ बोन्स अकर, कि बोन्स आपस में फ्यूज होना शुरू हो जाती है। अब अगर बोन्स की फ्यूजन मजीद शुरू हो जाएगी तो वही बात होगी जो आपको मैंने यहां पे थोड़ी सी बताई थी आर्थराइटिस से रिलेटेड, कि मूवेबल जॉइंट्स जो हैं वो किस में चेंज होना शुरू हो जाएंगे, इमूवेबल जॉइंट्स। तो उन्होंने आगे यही बताया कि इन दिस टाइप ऑफ आर्थराइटिस फ्यूजन ऑफ द बोन्स एट जॉइंट में अकर एंड जॉइंट बिकम टोटली इमूवेबल,
मुकम्मल तौर पे वो इमूवेबल हो जाएंगे, बिल्कुल भी उनकी हरकत नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास रोमाटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है। रोमाटॉइड आर्थराइटिस में बेसिकली जो बात है वो ये है कि इट इज इन्फ्लेमेशन इन दी मेम्ब्रेन्स ऑफ दी जॉइंट्स। जॉइंट्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, जो सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं, जॉइंट्स में जो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन्स बेसिकली उनमें इंफ्लेमेशन हो जाती है, यानी उनमें सोजश हो जाती है। इसी सोजश को हम बेसिकली रूमाटॉइड आर्थराइटिस का नाम देते हैं। ठीक है। इधर लिखा गया जी, इट इन्वॉल्व्स द इंफ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स एट जॉइंट। इट्स सिम्टम्स, ये सिम्टम्स का मतलब कि क्या इलामात हैं, ऐसी क्या चेंजेस हैं अगर आपको फील होंगी। ठीक है। इलामतें हैं जो आप में चेंज आएगा, जिसको फील करके आप ये कह सकते हैं जी कि रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, या फिर बेसिकली डॉक्टर इन सिम्टम्स को फॉलो करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जैसे नंबर 1 फटीग। फटीग किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? थकावट को कहते हैं। ठीक है। लो ग्रेड फीवर यानी कम दर्जे का बुखार रहना, पेन दर्द रहना जॉइंट्स में, और फिर स्टिफनेस इन जॉइंट्स के, जॉइंट्स में स्टिफनेस यानी सख्ती बरकरार रहना। ठीक है। जॉइंट सख्त होना शुरू हो जाएंगे, आप उनको मूव करने की कोशिश करते हैं लेकिन यहां पे जैसे ये एल्बो जॉइंट है आपको दर्द होगी, प्रॉपरली ये मूव नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आके रुकना, आराम आराम से रुक रुक के ये मूव करेगा। ठीक है। और अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में चेंज हो जाती है, या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है अगर एल्बो में आपके यहां पर इस जॉइंट में है, तो ये मूव ही नहीं करेगा, आप पूरी कोशिश करेंगे लेकिन नहीं। ठीक है। लास्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास गाउट। गाउट बेसिकली यूरिक एसिड जो कि एक वेस्ट मटेरियल होता है, वो हमारी बॉडी में अगर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए जॉइंट्स में, अगर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, कंसंट्रेशन हाई हो जाए जॉइंट्स में, तो बेसिकली ये एक रीजन होती है जिसकी वजह से आपको गाउट आर्थराइटिस होता है। ठीक है। सिंपल है ये। लिखा गया है जी, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा होना किसका जी? यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का इन मूवेबल जॉइंट्स, मूवेबल जो हरकत करते हैं। इट जनरली अटैक्स द टो जॉइंट। ज्यादातर ये किस जॉइंट के ऊपर इसका असर होता है? टो, यानी जो अंगूठा होता है हमारा। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आप देख सकते हैं कि टाइप्स थी डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम की, जिसमें आपने देखा कि हमने आज इस लेक्चर में ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस ये दो टॉपिक डिस्कस किए। हमने ऑस्टियोपोरोसिस को भी अच्छी तरह डिटेल में देखा, आर्थराइटिस और उसकी टाइप्स को भी डिस्कस किया। ठीक है। अब ये कैसे आते हैं क्वेश्चंस, तो ये याद रखिए स्टूडेंट्स के, ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अगर आपको आर्थराइटिस का शॉर्ट आएगा तो आप फर्स्ट 2 लाइंस स्टिफनेस इन जॉइंट्स तक लिख के टाइप्स की हेडिंग दे के सिर्फ नाम लिखेंगे। लॉन्ग आएगा तो आप स्टूडेंट्स आर्थराइटिस की फर्स्ट 3 लाइंस लिखेंगे, ट्रीटमेंट लिखेंगे और फिर टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और ऑस्टियोपोरोसिस में अगर आप हेडिंग बना सकते हैं कॉजेस की या सिम्टम्स की, ठीक है, तो वो आप बना लीजिए, नहीं तो ये एज इट इज जो पैराग्राफ है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा अगर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करें स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज में आप जैसा कि जानते हैं पेज नंबर 66 पर और 67 पर ये कुछ आपके एमसीक्यूज हैं। बेसिकली होना ये चाहिए कि एमसीक्यूज को आप खुद अटेम्प्ट करें। उसकी रीजन ये है कि एमसीक्यूज लास्ट में चैप्टर के इसलिए दी जाते हैं ताकि जब आप उन्हें लास्ट पे सॉल्व करने आए तो आप उनको सॉल्व करते हुए जिस टॉपिक से वो दिए गए हैं उन टॉपिक्स को एक दफा जाके जरूर रिवाइज करें। तो इसके लिए कुछ एमसीक्यूज में मैं आपकी मदद कर सकता हूं जो आज के टॉपिक से रिलेटेड थे। ठीक है। तो बाकी जो एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स वो आप खुद परफॉर्म करेंगे, उसको एज अ
एक्टिविटी के तौर पर, एज अ होमवर्क के तौर पर घर पे आप खुद जो है उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है, परफॉर्म नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 जो है वो आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने पूछा कि द डिसऑर्डर्स इन विच देयर इज एन एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड्स इन जॉइंट्स। तो अभी हम पढ़कर आए हैं कि यूरिक एसिड्स का जॉइंट में जमा होना इट इज कॉल्ड गाउट, ठीक है। इसी तरह ये सारे एमसीक्यूज हैं, आप उन्हें देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको जैसा कि बताया गया है कि इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स पेज नंबर 67 पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं, अगर आप उन्हें रीड करेंगे तो आपको ये इंटरनल फीलिंग्स आएंगी कि जी ये हमने तो चैप्टर के दरमियान में ही जैसे जैसे टॉपिक हुए तो हमने ये कवर कर लिए थे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको इंटरनली गाइड कर दिए गए थे कि आपने कौन कौन से करने हैं। देन लास्ट पर स्टूडेंट्स हमारे पास टर्म्स टू नॉन है। टर्म्स टू नॉन का मतलब कि क्या ये टर्म्स आपने समझ ली हैं, आप इन्हें जानते हैं। नॉन का मतलब तो यहां जानना है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्या आपने इसे समझ लिया है। तो आप एक लेड पेंसिल लीजिए, एक एक करके टर्म को टिक करिए कि जी ये भी आपको पता है व्हाट इज दिस, ये भी पता है व्हाट इज, आप इस तरह टिक करिए। एंड होपफुली जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे राइट की गई हैं पेज नंबर 67 पे, होपफुली उन तमाम के बारे में आप जानते होंगे अगर आपने प्रॉपर लेक्चर्स जो हैं वो लिए हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये लेक्चर इस चैप्टर पर कंप्लीट होता है। होपफुली नेक्स्ट टाइम न्यू चैप्टर से आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।